हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन, जो कि यूनिट 3 का पार्ट है। और इस लॉज ऑफ मोशन में फोर्सेस के बारे में है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, इम्पल्स, फ्रिक्शनल फोर्सेस, इनके बारे में जिक्र है। सबसे पहले क्या फोर्स, ये नोट्स टाइप में वीडियो बनाया है मैंने, ताकि आप इनको देख के आपके नोट्स बना सकें। फोर्स क्या है? इट इज़ द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विच चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ऐसा यूनिट न्यूटन है फोर्स की। सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन है। और 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन? आपके 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल है। डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप इसका निकालेंगे तो वो बनेगा m1L1T-2। और फोर्स का वैसे फॉर्मूला जो आगे हम डिराइव करेंगे वो क्या होता है आपका F = ma। ये फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे आगे चल के। और क्वांटिटी कैसी आपकी? वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह दीजिए या लॉ ऑफ इनर्शिया, एक ये है। It states that an object remains at rest or moving with uniform motion until external force applied on it। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पर रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। अब ये इनर्शिया आपका 3 टाइप का है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, कब? अनटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो रेस्ट पे तो मोशन में आ सकता है, वरना वो किस में रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा। एग्जाम्पल क्या है? रिमूविंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम कारपेट। कारपेट से डस्ट पार्टिकल का निकालना इसका एग्जाम्पल है। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है? इट स्टेट दैट an object remains at motion until external force applied on it। एग्जाम्पल क्या है? a man fall in forward direction when suddenly stop the bus। चलती हुई बस एकदम से अगर रोक दें तो बंदा क्या होगा? आगे की तरफ क्या हो जाएगा? गिरेगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या है? डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। एन ऑब्जेक्ट मेंटेन इट्स डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में रहेगा until external force applied on it, जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। जैसे ए कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन विदाउट स्टीयर। स्टीयरिंग के बगैर जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। लीनियर मोमेंटम क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मास और वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको क्या कहते हैं? मोमेंटम। P = mv, ये फॉर्मूला है। मोमेंटम को P से दिखाएंगे, मास m होगा, वेलोसिटी v है। और ये आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट की बात करेंगे, मास की यूनिट किलोग्राम है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड है। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? m1L1T-1। उसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? It states that a rate of change of momentum का rate of change हो is directly proportional to force applied on an object। rate of change of momentum dp/dt डायरेक्टली किसके है? अप्लाइड फोर्स के। F = k dp/dt, के यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया। और अगर आपका k 1 के इक्वल हो जाता है कांस्टेंट तो F = क्या हो जाएगा? dp/dt। फिर P मोमेंटम की जगह हम क्या लिख लें? mv। यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं लिखा है, स्केलर में चल रहा है। F, D और P की जगह लिखा mv डिवाइड बाय क्या है? dt। F = m को बाहर ले लिया, dv/dt। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? आपका एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। यानी F = क्या जाएगा आपका? ma। dv/dt क्या आपका? एक्सेलरेशन। और उसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F = क्या जाएगा आपका? ma। ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, देखिए कि 1
न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स लगाया है ऑफ 1 ग्राम, मास कितना है 1 ग्राम है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स एम ए के इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स कितना आपका 1 न्यूटन है भी यहाँ पे 1 न्यूटन है ये, और मास क्या है 1 ग्राम, जो 1 ग्राम उसको क्या किलोग्राम में कन्वर्ट कर दे 1/1000, क्योंकि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। और यहाँ पे क्या आपका ए को इधर रख लिया और ये 1000 इस साइड में जाएंगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन हुआ। उसके बाद क्या एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ, सेकंड लॉ के एप्लीकेशन क्या क्या है देखिए भी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसके एप्लीकेशन क्या क्या है। व्हेन ए मैन कैच द बॉल देन टेक्स हिज हैंड डाउनवर्ड, कोई मैन जब बॉल को कैच करे, क्रिकेटर जब बॉल को कैच कर रहा है तो हाथों क्या आता है पीछे की तरफ खींचता है। एग्जाम्पल, व्हेन ए मैन फॉल्स ऑन सीमेंट फ्लोर इंजर्ड, सीमेंट के फ्लोर पर, पक्के फर्श पर, पक्के फ्लोर पर जब गिरेगा तो चोट लगेगी। बोन्स ब्रेक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के टाइम पे हड्डियां टूट जाती हैं। इट इज इजी टू कैच टेनिस बॉल, टेनिस बॉल को पकड़ना इजी है इन कंपेयर टू क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल के कंपेरिजन में। उसके बाद आपका न्यूटन थर्ड लॉ देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे इजी से नोट्स बना रखे हैं। इट स्टेट दैट एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल होते हैं और क्या होते हैं आपके ऑपोजिट होते हैं। इन एवरी एक्शन देयर, यहाँ पे देयर लिखा हुआ है THERE, देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इन एवरी एक्शन, किसी भी एक्शन के अंदर उसी के इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा रिएक्शन होगा, यानी कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12। ये क्या रखा है, 2 ने 1 के ऊपर एक्शन किया तो 1 ने इसके ऊपर क्या किया रिएक्शन किया है। तो क्या है देखिए यहाँ पे लिखा है 2-1 का मतलब क्या है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और 1-2 क्या है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो दोनों आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट क्या है ऑपोजिट है। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक बॉडी पे अगर एक्शन है दूसरी पे क्या होगा रिएक्शन होगा, दोनों एक ही बॉडी पे नहीं हो सकते एक्शन रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आगे देखिए, व्हेन बॉल इज ड्रॉप टुवर्ड्स अर्थ, जब कोई बॉल अर्थ की तरफ गिरती है, देन रिबाउंड, रिबाउंड उछल के ऊपर की तरफ वापस जाना, या बाउंस बैक टुवर्ड्स अस, ऊपर से नीचे की तरफ आई और नीचे से जमीन पर टकरा के ऊपर की तरफ वापस आ जाएगी हमारी तरफ। एग्जाम्पल लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, वो भी किसके बेस के ऊपर है, गैसेज जो है पीछे की तरफ एक्सपेल होंगे और रॉकेट क्या होगा आपका आगे की तरफ चलता है। उसके बाद ये छोटा सा क्या आपका इम्पल्स है, देखिए इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, स्मॉल टाइम इंटरवल। ये आपका बस फोर्स का और जो टाइम इंटरवल, फोर्स कितने टाइम के लिए, स्मॉल टाइम इंटरवल उसके लिए जब लगाया है उसको आप क्या कह देंगे इम्पल्स कह देंगे, दोनों का प्रोडक्ट है। क्वांटिटी आपकी क्या है वेक्टर है, यूनिट क्या बनेगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, टाइम की यूनिट सेकंड है तो न्यूटन सेकंड यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन फॉर्मूला, ये फोर्स का लिख दिया, ये टाइम का लिख दिया, तो क्या बन जाएगा m1L1t-1 इम्पल्स। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम impulse on an object is equal to the change in momentum. We know that rate of change of momentum is equal to force, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका dp is equal to f dt। एट टाइम t1 मान लीजिए मोमेंटम आपका p1 है और टाइम t2 पे मोमेंटम क्या आपका p2 है। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे हम, इसका dp का इंटीग्रेशन p1 से p2 तक, f dt का इंटीग्रेशन t1 से t2 तक, dp f को बाहर निकाल लिया t1 से t2 और dt, dp का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dp का इंटीग्रेशन p, कंडीशन कहाँ से कहाँ तक p1 से p2 तक, dt का इंटीग्रेशन t, f बाहर है t1 से t2, और ये बन जाएगा आपका p2 माइनस p1 इज इक्वल टू f इंटू t2 माइनस t1, और p2 माइनस p1 इज इक्वल टू f इंटू ये क्या चेंज इन टाइम जिसको हमने क्या लिख दिया डेल्टा t, और ये आपका क्या p2 माइनस p1 क्या है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपका किसका है इम्पल्स का है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इम्पल्स, और ये आपकी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है। नेक्स्ट है व्हाई न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन का सेकंड लॉ रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों है? देखिए रीजन क्या है। बिकॉज बाय न्यूटन सेकंड लॉ वी कैन डिराइव न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ, यानी आप सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों को डिराइव कर सकते हैं। पहले करेंगे हम न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ को डिराइव करेंगे सेकंड से। हमें पता है कि F इज इक्वल टू एम ए इफ एक्सटर्नल फोर्स जीरो, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए आपका जीरो, तो F फोर्स किसके इक्वल होता है आपका एम ए के, क्योंकि फोर्स जीरो है तो एम ए इज इक्वल टू जीरो। अब m की वैल्यू तो आपकी जीरो नहीं हो सकती, m इंटू ए इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स या तो m जीरो या a जीरो है। मास तो ऑब्जेक्ट का जीरो हो नहीं सकता, इसलिए क्या जीरो है? एक्सेलरेशन जीरो है, यानी एक्सेलरेशन आपका जीरो है। और एक्सेलरेशन जीरो कब हो सकता है? ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो, तभी आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन है फिर तो एक्सेलरेशन होगा कुछ ना कुछ। तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? या तो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है या ऑब्जेक्ट आपका किस में है? यूनिफॉर्म मोशन में है, उस टाइम पे आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ? दिस शोज दैट इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, अगर एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई ही ना करो, फोर्स अप्लाई नहीं किया तो एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। और यही आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन थर्ड लॉ को डिराइव करें सेकंड लॉ से, उसके लिए क्या किया? मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट वन है, ये ऑब्जेक्ट टू है। लेट टू ऑब्जेक्ट, आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं। F12 क्या होगा? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, F21 फोर्स ऑन टू ऑब्जेक्ट टू ड्यू टू ऑब्जेक्ट वन। dp1 by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन फर्स्ट ऑब्जेक्ट, dp2 by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन सेकंड ऑब्जेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? F12 यानी कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू किसके इक्वल होगा? आपका dp1 by dt। ऐसे ही सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा? F21 इज इक्वल टू dp2 by dt फ्रॉम वन एंड टू, ये आपकी वन है ये आपकी टू है, दोनों को ऐड कर दे F12 प्लस F21, ये ऐड हो जाएंगे आपके dp1 by dt और dp2 by dt, इनको ऐड करके d by dt बाहर ले लिया, अंदर क्या आपका p1 प्लस p2। इफ एक्सटर्नल फोर्स, ये नहीं है यहाँ कुछ भी, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो क्या होगा? ये जो चीज़ आपकी है d बाई डी टी ऑफ p1 प्लस p2 आपका किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के, यानी कि F12 प्लस F21 इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका? जीरो के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से F12 इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में लेके जाऊँ, क्या हो जाएगा आपका? माइनस F21। इट मीन्स दोनों फोर्स क्या हैं? इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। यहाँ क्या आ गया आपका? माइनस आ गया। तो यही तो हमने करना था न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर, क्या है कि जो दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे पर क्या करेंगे? इक्वल और ऑपोजिट, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ से आपका ये थर्ड लॉ आपका प्रूव हो गया है। किससे निकाला हमने इसको भी? सेकंड लॉ से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो देन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड और कांस्टेंट। एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो लीनियर मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहेगा। It can transfer from one body to other body, that is P is equal to mv is equal to constant। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। फर्स्ट की इनिशियल वेलोसिटी u1, सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी u2। बिफोर कोलिजन की पोजीशन, एट कोलिजन जब कोलाइड करेंगे आपस में एक दूसरे से तो F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, F21 फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। कोलिजन के बाद वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो m1 है उसकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट 1 है, इसकी वेलोसिटी v1 होगी, ऑब्जेक्ट 2 की वेलोसिटी v2 हो गई है। अब टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन टकराने से पहले m1 u1 प्लस m2 u2 मास इनटू वेलोसिटी। टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, F21 फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। और न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका? F12 is equal to minus F21, to every action there is equal and opposite reaction। if collision last for a time t, अगर ये collision t टाइम के लिए होता है तो क्या होगा? t टाइम के लिए होता है तो इम्पल्स ऑफ F12, फोर्स F12 का इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम, यानी F12 इंटू टी। और क्योंकि फोर्स
ऑन वन ड्यू टू टू, तो इसका मोमेंटम किसका, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन, ऑब्जेक्ट वन का। और ऑब्जेक्ट वन का मोमेंटम चेंज क्या होगा, फाइनल मोमेंटम ऑब्जेक्ट वन का m1v1, और इनिशियल मोमेंटम क्या है -m1u1। ऐसे ही इम्पल्स ऑफ F2 क्या बनेगा, फोर्स इंटू टाइम, F21 फोर्स क्या है F21 टाइम t है, किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2, यानी F21t इज इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2। इन दोनों को, वन को और टू को ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को, लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे F12t प्लस F21t, राइट साइड को ऐड करेंगे m1v1 माइनस m1u1 प्लस m2v2 माइनस m2u2। इन दोनों में से t कॉमन ले लिया, F12 प्लस F21 इंटू टी, और ये m1v1 m2v2 प्लस वाले शुरू में लिख दिए, इन दोनों में माइनस बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या आपका m1u1 प्लस m2u2। अब क्योंकि आपका F21 किसके इक्वल होता है, माइनस F12 की स्टार्टिंग में लिखा हमने न्यूटन थर्ड लॉ का यूज़ करते हुए, तो यहाँ F12 और 21 की जगह क्या लिख दिया हमने, माइनस F12 इंटू टी, और ये आपका ऐसे का ऐसा। अब क्योंकि F12 माइनस F12 जीरो हो जाएगा, और ये साइड ऐसी कैसे लिख दी, फिर ये जीरो हो तो इस माइनस वाली साइड को इधर उठा के ले आएंगे, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यानी ये आपका क्या हुआ, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और ये टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और ये हमने प्रूव करना था कि मोमेंटम जो कांस्टेंट रहता है, हमने कोई दो ऑब्जेक्ट लेके इसको प्रूव करके दिखा दिया कि ऑब्जेक्ट के कोलाइड होने से पहले का लीनियर मोमेंटम और ऑब्जेक्ट के कोलाइड कोलिजन के बाद का मोमेंटम क्या है, सेम है। इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल या कंकरेंट फोर्सेस, concurrent forces, a number of forces acting on the same point are called concurrent forces। कुछ बहुत सारे फोर्सेस जो एक ही पॉइंट के ऊपर काम कर रहे हो उनको आप क्या बोलेंगे, concurrent forces बोलेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ concurrent forces क्या है, a number of forces are said to be in equilibrium। इक्विलिब्रियम में कहेंगे कब, if their resultant is zero, अगर उनका टोटल रिजल्टेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो किस में हो जाएंगे, आपके इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। If F1 F2 dash dash Fn be n concurrent forces and these are said to be in equilibrium, equilibrium में कब कहेंगे, if F1 plus F2 plus Fn किसके इक्वल हो जाए, आपका जीरो को हो जाए। तो यहाँ इसको समझने के लिए हम तीन फोर्सेस ले रहे हैं, F1 F2 और F3, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। if three forces F1 F2 F3 are acting on point P, ये आपका F1 है, ये F2 है और ये आपका F3 है, पॉइंट O के ऊपर यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, देन द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, F1 और F2 का रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल एंड ओपोजिट टू F3। इनका रिजल्टेंट F1 और F2 का F3 के रिजल्टेंट की क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और ओपोजिट होगा तभी तो ओवरऑल क्या होगा, जीरो हो जाएगा रिजल्ट इसका। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ये आपका फोर्स F1 है, ये F2 है, पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दिया ऐसे, तो F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये OA है, ये आपका OB है, किसके इक्वल होगा, OC के, OA प्लस OB इज इक्वल टू OC, पैरेललोग्राम ला, OA प्लस OB, यहाँ पे OB है भैया, OA प्लस OB प्लस OC डैश, ये OC डैश नीचे की तरफ, ये वाला OC डैश, और उधर आपका क्या था, OC था, तो लेफ्ट साइड में भी OC डैश ऐड कर दिया, राइट साइड में OC डैश ऐड कर दिया। OA F1 है, OB F2 है, OC डैश F3 है, OC और OC डैश, और अगर OC की बात करें, दोनों आपस में दूसरे क्या है, इक्वल और अपोजिट ले रखे हमने, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, OC डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस OC, और OC और माइनस OC क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू जीरो, दैट इज थ्री concurrent forces will be equilibrium हो जाएंगे कब, if F1 प्लस F2, ये F1 प्लस F2 है, F3 को राइट साइड में लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो थ्री concurrent forces will be in equilibrium if F1 plus F2 is equal to minus F3, that is resultant of sum of two forces is equal and opposite third force, कि रिजल्टेंट जो है F1 और F2 का वो क्या होना चाहिए, थर्ड फोर्स के क्या, इक्वल और ओपोजिट होना चाहिए। फ्रिक्शन देखिए, फ्रिक्शन
whenever a body moves or tends to move over the surface of another body, a force comes into play which opposes the relative motion of two surfaces, and this opposing force is called friction. Origin of friction, friction का origin कहाँ से है? The force of friction is due to the atomic or molecular forces of attraction between the two surfaces at the points of actual contacts, and this force increases with normal reaction. Second, force of friction due to irregularities at the surfaces. Irregularities at the surfaces interlocked in each other, which are to be broken out to move body in forward direction. This causes force of friction. Types of friction क्या आपके? Static friction, limiting friction, kinetic और dynamic friction. सबसे पहले आपका static friction. The force of friction which comes into play between the two bodies when one body tends to move over the other body is called the static friction. It is opposite to the direction in which body tends to move. It is denoted by Fs. इसको डिनोट करेंगे किससे? Fs से. Limiting friction, the maximum force of static friction which comes into play when one body is in a position just to move over the other body is called limiting friction. It is denoted by Fs maximum, यानी static का maximum. Third आपका kinetic और dynamic friction, the force of friction which comes into play when one body actually moves over the other body is called kinetic or dynamic friction. It is further of two types. ये आगे दो टाइप्स का है. कौन सा है? पहला स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद आपका क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन. Sliding friction, the kinetic friction that comes into play when a body slides over the other body is called sliding friction. Rolling friction, the kinetic friction that comes into play when one body rolls over the other body is called rolling friction. So क्या कह देंगे? Rolling friction. Rolling friction is much smaller than the sliding friction. Cause of rolling friction, adhesive force between two surfaces in contact. The rolling wheel has to continuously detach itself from the surface on which it rolls. Second reason, due to large pressure on the ground, wheels causes slight depression of the road below and a small elevation or mount in front of it. Wheels have to climb continuously on the elevations which retards the rolling motion, जो rolling motion को कम कर देता है. Laws of limiting friction, limiting friction के laws क्या क्या हैं भाई? फर्स्ट जो है, limiting friction depends on the nature of surfaces in contact and their state of polish. Second, limiting friction acts tangential to the two surfaces in contact and their state of polish. Third, the value of limiting friction is independent of the area of surface in contact. और fourth, the limiting friction is directly proportional to the normal reaction R between the two surfaces. यानी कि आपका limiting friction is directly proportional to normal reaction. Limiting friction is equal to mu s into R, where mu s is proportionality constant and is called coefficient of static friction. फिर आपका ये रिलेशन बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. यहाँ अप्लाइड फोर्स और यहाँ क्या दिखा रखा है? फ्रिक्शन दिखा रखा है. ये तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है यहाँ से. फिर इस जगह पे क्या आ गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन लास्ट. और जैसे ही बॉडी आपकी स्टार्ट हो जाएगी मूव करना, फिर क्या आ जाएगा आपका? काइनेटिक फ्रिक्शन. उस टाइम पे ग्राफ एकदम से क्या आ जाएगा? डाउन आ जाएगा. स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, दैट इज इट एडजस्ट इटसेल्फ ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स and opposite to the direction of motion of the body. Coefficient of friction, the ratio of force of friction to normal reaction is called coefficient of friction, that is mu is equal to F by R. F आपका क्या है? force of friction और R आपका क्या है? normal reaction. Angle of friction,
The resultant of force of friction and normal reaction which makes an angle with normal reaction is called angle of friction. यहाँ पे थीटा आपका क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है. Relation between coefficient of friction and angle of friction. The coefficient of friction is given by mu is equal to F by R. F आपका क्या है, angle of friction, R क्या है, normal reaction. If theta is the angle of friction, then tangent theta is equal to mu upon R. और फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन करेंगे तो mu is equal to हो जाएगा आपका tangent theta. Define angle of repose. Derive relation between coefficient of friction and angle of repose. Angle of repose देखिए पहले. The angle between inclined plane and horizontal plane. Inclined plane and horizontal plane, जहाँ ये जैसे एंगल अल्फा दिखा रखा है, कौन सा एंगल है ये? At which the body placed at the edge. Edge के ऊपर जब बॉडी रखी हुई है आपकी, तो वो बॉडी आपकी जस्ट स्लाइड टू ओवर इट, कि वो एंगल जिस पे बॉडी जो एज पे रखी हुई है वो जस्ट स्लाइड टू ओवर इट, इसके ऊपर एकदम से जैसे ही फिसलना स्टार्ट कर देगी, उस एंगल को, जिस एंगल पे बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगी, वो आपका हो जाएगा एंगल ऑफ रिपोज. एक दूसरा फिर हमने बताना है, रिलेशन बताना हमने किस किस में, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज की अगर बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय किससे, coefficient of friction is given by mu is equal to F by R. If alpha is the angle of repose, then according to diagram हमने दिखा रखा है, इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ देखिए mg क्या है, weight of the body acting vertically downward, F क्या आपका limiting friction acting upward. तो ये आपस में बैलेंस करेंगे. इस mg, ये एंगल अल्फा है, mg के दो कंपोनेंट तोड़ दिए, ये mg cos अल्फा, इधर आपका mg sin अल्फा. इक्विलिब्रियम की पोजीशन में लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू mg sin अल्फा एंड नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg cos अल्फा. इन्हीं को मैं यहाँ लिखूंगा. देखिए पहले तो ये लिखा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय mu इज इक्वल टू F अपॉन R. इफ अल्फा इज द एंगल ऑफ रिपोज, देन अकॉर्डिंग टू डायग्राम, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू mg sin अल्फा एंड R इज इक्वल टू mg cos अल्फा. इनको अगर डिवाइड कर दें F by R इज इक्वल टू mg sin अल्फा अपॉन mg cos अल्फा, और यहाँ से mg F by R इज इक्वल टू mg से mg कैंसिल हो जाएगा, sin अल्फा बाई cos अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा. ये तो आपकी 2 है इक्वेशन. और इक्वेशन 1 में क्या था, म्यू इज इक्वल टू F अपॉन R. ये भी F by R है, ये भी F by R है. दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टेंजेंट अल्फा. म्यू विल बी इक्वल टू टेंजेंट अल्फा. इसको थोड़ा सा, ये म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे करना चाहें तो पीछे हमने जैसे किया है, म्यू आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू को हमने किसके इक्वल लिखा था, टेंजेंट थीटा के लिखा था. तो यहाँ मैं इस म्यू की जगह लिख देता हूँ टेंजेंट थीटा, देन इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट अल्फा. तो यहाँ से क्या जाएगा आपका, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज. रोलिंग फ्रिक्शन, द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. लॉ ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, फर्स्ट लॉ, रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, यानी एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. इक्वेशन फर्स्ट कह दिया इसको, एफ आर आपका रोलिंग फ्रिक्शन. सेकंड, रोलिंग फ्रिक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ रोलिंग बॉडी. रोलिंग बॉडी के रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एफ आर प्रोपोर्शनल टू 1 by R. कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 we got एफ आर प्रोपोर्शनल टू R by R and एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर इंटू R by R, where म्यू आर इज कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. Centripetal force, the force required to move a body along circular path with uniform speed is called centripetal force. It always acts towards the center of circular path. जैसे दिखा रखा, बॉडी अगर ऐसे सर्कल के अंदर मूव कर रही है तो फोर्स हमेशा किसकी तरफ है, सेंट्री की तरफ.
और ये डायरेक्शन किसकी दिखा रखी है, स्पीड की दिखा रखी है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वैसे फोर्स का हमें पता मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन यहाँ पर मास क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू m, मास की जगह m, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है आपका, v स्क्वायर बाय r। इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो हमें पता है कि वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, आपकी r इंटू ओमेगा। v आपकी लीनियर वेलोसिटी और आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो इस v इज इक्वल टू r ओमेगा को अगर हम यहाँ पुट कर दें v स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू m बाय r, और v की जगह क्या लिख दिया, r ओमेगा का स्क्वायर। तो ये आपका क्या बनेगा, m r ओमेगा स्क्वायर, जिसको आप m r ओमेगा स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं m ओमेगा इंटू v। तो ये पढ़ा हमने सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल ही होता है। द फोर्स विच इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। Car on a level circular road. When a car negotiates a curved level road, then force of friction between the road and the tires will balance the centrifugal force. तो रोड के और टायर के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है जब आपका लेवल रोड है। विच प्रिवेंट्स द स्लिपिंग ऑफ द व्हीकल, जिससे आपका व्हीकल स्लिप ना हो। देयर इज मैक्सिमम स्पीड वी मैक्सिमम up to which force of friction can balance the centrifugal force which is called safe speed। और इस मैक्सिमम स्पीड से अगर ज़्यादा स्पीड अगर होगी जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस ना कर पाएगा, तो आपका कार जो हो स्लिप कर जाएगी। ये कार दिखा रखी है यहाँ पे। mg क्या है, इसका वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ये टायर 1 का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, सेकंड का है, इन दोनों की क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। और r क्या है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस। m मास ऑफ द व्हीकल, r इज इक्वल टू mg, हमें पता है r इज इक्वल टू mg आपका क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड द टायर्स। F1 फर्स्ट टायर का जो फ्रिक्शन है म्यू इंटू r1, सेकेंड का F2 म्यू इंटू r2। टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। टोटल जो फोर्स है ये आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स भी ये इसको प्रोवाइड करेगा। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। F1 की जगह म्यू r1, F2 की जगह म्यू r2, mv स्क्वायर बाय r। इन दोनों में से म्यू कॉमन ले लिया, म्यू इंटू r1 प्लस r2 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। एज नो मोशन ऑफ कार अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में तो कार का कोई मोशन है नहीं। द टोटल नॉर्मल रिएक्शन ऑन द कार बैलेंसेज इट्स वेट्स, तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन वेट को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। यानी कि r1 प्लस r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। तो यहाँ r1 प्लस r2 की जगह में क्या लिख देता हूँ, mg फ्रॉम 1 and 2, म्यू इंटू mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूँगा तो mv स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू mgr, और v स्क्वायर m से m आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू rg, और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो v इज इक्वल टू म्यू rg। ये मैक्सिमम स्पीड है यहाँ पे, यानी इतनी स्पीड तक अगर जाएगा तो कार स्लिप नहीं करेगी। v मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम सेफ स्पीड, तो आपकी ये मैक्सिमम है v, तो कार के लिए सेफ स्पीड क्या मानी जाएगी, वो म्यू rg के ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकती है, वरना इससे क्या रहनी चाहिए, कम ही रहनी चाहिए। मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड बैंक रोड है, एक साइड से ऊंचा उठा हुआ है जैसे ऐसे। टेकिंग इनटू द अकाउंट द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, बैंक रोड भी है, साथ में आपने टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन है उसको भी साथ में काउंट करना है। तो ये जैसे कार, ये यहाँ पे कार बना रखी जैसे सिंबॉलिकली, ये इसका वेट है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोड। तो इस ये आपका नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ एंगल देखिए, जो आपका एंगल थीटा किसके साथ, रोड का, और ओरिजेंटल के साथ एंगल क्या आपका थीटा है।
तो यहाँ एंगल जो बनेगा ये थीटा बनेगा। क्यों? जो एंगल इन दो लाइन के बीच में होगा वही एंगल इनके परपेंडिकुलर के बीच में होगा। देखिए इस हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर तो ये आपका ये वाला है, और रोड का परपेंडिकुलर ये रहा, तो इन दोनों के बीच में एंगल भी थीटा होगा, जो यहाँ पे थीटा है। और ये आपका रिजल्टेंट है, इसके दो नॉर्मल रिएक्शन है, इसके दो कंपोनेंट तोड़ लिए, ये वाला आर कोस थीटा और ये वाला आर साइन थीटा। ठीक है, ये टायर का फ्रिक्शन है एफ, टायर का फ्रिक्शन इस तरफ, नीचे की तरफ यहाँ एंगल, अगर यहाँ एंगल थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये भी इक्वल होंगे, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा आपका। इधर थीटा की साइड में जो आपकी एडजेसेंट साइड है वो एफ कोस थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी एफ साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन द कार। फर्स्ट, वेट ऑफ व्हीकल एक्टिंग डाउनवर्ड द डायरेक्शन, व्हीकल का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। आर, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोड विच कैन बी रिजोल्व्ड इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक तो आर कोस थीटा, एक आर साइन थीटा। थर्ड जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन बी रिजोल्व्ड इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक क्या हो जाएगा आपका एफ कोस थीटा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, और एफ साइन थीटा इन परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन इक्विलिब्रियम की जब बात करेंगे तो आर कोस थीटा, ये आर कोस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या है, एक तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी है, ये एम जी, और दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या है एफ साइन थीटा। तो क्या लिखा हमने, देखिए एम जी प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर कोस थीटा, इसको राइट साइड में लेके क्या हो जाएगा आपका माइनस एफ साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 इसकी बात करेंगे। अच्छा, अब आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, ये रहा आर साइन थीटा और एफ कोस थीटा towards the center, acts towards the center of circular bent road and provides necessary centripetal force, जो कि क्या आपका mv स्क्वायर बाय आर, यानी कि mv स्क्वायर बाय आर आपका किसके इक्वल होगा, आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं भी, यानी ऊपर इक्वेशन 2 ले लेंगे, नीचे 1 ले लेंगे। देखिए ये आपकी क्या है mv स्क्वायर बाय आर, सेकेंड वाली, इसकी लेफ्ट साइड ये वाली, डिवाइड बाय क्या कर दिया एम जी, इधर आपका आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा डिवाइड क्या कर देंगे आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, यहाँ हमारा क्या हुआ, देखिए ये आपका एम से एम हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या वी स्क्वायर बाय आर जी, इनमें से आर कोस थीटा, देखिए यहाँ से आर कोस थीटा जब साइन लेंगे, या ये कह दें कि दोनों साइड आप आर कोस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को जब आप आर कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये आर कोस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमने आर कोस थीटा लिया, यहाँ भी आर कोस थीटा है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से देखिए एम से एम आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू, इस राइट साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं डिवाइड कर देता हूँ आर कोस थीटा से, यानी ऊपर आपका आर साइन थीटा बाय आर कोस थीटा प्लस एफ कोस थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका आर कोस थीटा अपॉन, नीचे भी आर कोस थीटा बाय आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा बाय आर कोस थीटा, यानी वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू, आर से आर कैंसिल, साइन बाय कोस क्या जाएगा आपका टेंजेंट थीटा, माइनस यहाँ कोस से कोस कैंसिल क्या बचेगा आपका एफ बाय आर अपॉन, यहाँ कोस से कोस कैंसिल और ये आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या बचेगा 1 बचेगा माइनस एफ बाय आर और साइन बाय कोस क्या हो जाएगा आपका टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा ऊपर प्लस था, भी प्लस था। तो अब इसको देखिए क्या करते हैं, वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, एफ बाय आर किसके बराबर होता है म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपॉन 1 माइनस एफ बाय आर क्या होता है म्यू, और क्या जाएगा आपका टेंजेंट थीटा।
टेंजेंट थीटा। यहाँ फिर हम जो है कि एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए वी स्क्वायर इंटू 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आर जी इंटू टेंजेंट थीटा प्लस म्यू, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में आपका क्या है आर जी टेंजेंट थीटा प्लस म्यू अपॉन ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा, और ये कह दें कि v इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आर जी टेंजेंट थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा और सारे का स्क्वायर रूट। If mu is equal to 0, then optimum velocity of car on banked curve road is given by v is equal to rg tangent theta। अगर म्यू को 0 कर दें, यानी यहाँ अगर देखिए म्यू को अगर 0 कर दें rg tangent theta, म्यू 0 होगा तो ये 0 नीचे 1 रहेगा, यानी बचेगा क्या आपका rg tangent theta। तो v ऑप्टिमम वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, v is equal to rg tangent theta।